हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह और आज हम जिस पॉलिटिकल फिलोसोफर को समझने जा रहे हैं वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे। इनका जन्म 1806 में हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल जेरेमी बेंथम के एक शिष्य थे। जेरेमी बेंथम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, उनके बारे में हमने समझा। जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता का नाम जेम्स मिल था और ये जेरेमी बेंथम के सहयोगी भी थे और मित्र भी। और ये जो दो व्यक्ति हैं, जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम, इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल के शुरुआती जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की। वे कभी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं गए। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। जेम्स मिल ने बेंथम के साथ मिलकर एक कैरिकुलम डिजाइन किया जिसके अनुसार मिल की शिक्षा होती है। मिल का बचपन सामान्य नहीं था। जब उनकी खेलने की उम्र थी तब उनके हाथ में मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी गईं, जैसे प्लेटो की द रिपब्लिक, एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स आदि। 4 वर्ष की आयु में जेएस मिल ने ग्रीक जैसी कठिन भाषा को सीख लिया था और 7 वर्षों की आयु तक उन्होंने लैटिन को सीख लिया। विद्वानों का मानना था कि 13 वर्षों की आयु तक जेएस मिल का नॉलेज एक ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी जितना था। मिल अपनी पढ़ाई के साथ अपने पिता की रिसर्च कार्यों में मदद किया करते थे और बेंथम को भी असिस्ट करते थे। मिल के पिता जेम्स मिल ने एक इम्पॉर्टेंट किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस किताब के प्रकाशन के बाद जेम्स मिल को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी से जॉन स्टुअर्ट मिल भी जुड़ जाते हैं। 17 वर्ष की आयु में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पद पर आसीन हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये ब्रिटिश कंपनी थी जिसने जो है ट्रेड के माध्यम से ब्रिटिश अपना शासन भारत में स्थापित करते हैं। और मिल ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे और ये हाई पोस्ट पर थे और 1858 तक ये इस पद पर रहेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व कर दिया जाता है। कब? 1857 के क्रांति के बाद ये और 1858 तक ये इस पद पर रहते हैं। यहाँ पर एक बात आप जान लें कि मिल का जो जीवन था वो बहुत ही डिफरेंट था और दूसरे बच्चों से के कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही अलग था। मिल का जीवन जो था बहुत ही डिफरेंट था। दूसरे बच्चों से अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत ही ये अलग था। मिल का जो है जीवन बहुत एक अति व्यस्त था, बहुत ज़्यादा वो व्यस्त थे और बहुत ज़्यादा नीरस था उनका जीवन, जो वो जीवन शैली जी रहे थे। उन्हें बहुत अधिक पढ़ना पड़ता था और अपने पिता को असिस्ट करना पड़ता था तथा बेंथम को भी असिस्ट करना पड़ता था। साथ ही साथ उनको नौकरी भी करनी पड़ती थी। जो उनकी लाइफ थी बहुत हेक्टिक एंड मेहनत से भरी हुई थी और बहुत ही मोनोटोनस थी, यानी कि नीरस थी। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट तब देखने को मिलता है जब मिल 21 वर्ष के होते हैं। जब मिल 21 वर्ष के होते हैं तो उनको उनको नर्वस ब्रेकडाउन होता है, यानी कि वो नर्वस ब्रेकडाउन से ग्रसित हो जाते हैं, सफ़र करते हैं 21 वर्ष की अवस्था में। और विद्वानों का मानना था कि जो मिल का डिप्रेशन का कारण था वो उनका लाइफ स्टाइल था, जो उनके ऊपर उनके पिता और बेंथम के द्वारा थोपा गया था। एक लेबोरियस, मोनोटोनस एंड हेक्टिक लाइफ स्टाइल, जो कि उनके पिता और जो उनके गुरु थे बेंथम, दोनों के द्वारा उन पर थोपा गया था बचपन से ही। मिल मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। मिल के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है इस डिप्रेशन से बाहर निकलना, लेकिन वो कविताओं के माध्यम से इस डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। जो वर्ड्सवर्थ की कविताएं थीं और दूसरे भी कवि थे, उनको पढ़ कर मिल जो है डिप्रेशन से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं।
लेकिन इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद मिल का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। पहले वो उपयोगितावाद को बस फॉलो करते आ रहे थे, परंतु डिप्रेशन से निकलने के बाद वो उपयोगितावाद को क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। हम देखेंगे कि मिल कैसे बेंथम की उपयोगितावाद को मॉडिफाई कर देते हैं, ये हम आगे देखेंगे वीडियो में। एक और इम्पॉर्टेंट बात है मिल से जुड़ी कि हैरियट टेलर नामक महिला से मिल मिलते हैं जब इनकी उम्र होती है 24 साल की उम्र होती है, तब ये हैरियट टेलर नामक महिला से मिलते हैं। और इन दोनों के बीच, मिल और हैरियट टेलर के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। 20 वर्षों तक ये दोस्ती चलती है। 20 वर्षों के बाद हैरियट टेलर और मिल का विवाह हो जाता है। मिल अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन पर हैरियट टेलर का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। कौन सा? इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो हैरियट टेलर का जो बौद्धिक प्रभाव था, तो उसका जो है मिल पर काफ़ी गहरा प्रभाव था। मिल जो है इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आगे देखेंगे जो मिल की कुछ पुस्तकें हैं, इनको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन से? एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 14 वर्ष की उम्र में मिल अपनी पहली बुक पब्लिश करते हैं, एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1820 में। और ये बुक क्या है? एक टेक्स्ट बुक की तरह होती है। और उसके बाद जो है ये इनकी दूसरी बुक पब्लिश होती है 1843 में, सिस्टम ऑफ लॉजिक। ये इनकी दूसरी बुक जो है पब्लिश होती है। और उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी से जुड़े जो वर्क हैं वो हैं ऑन लिबर्टी में, और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में ये पब्लिश होती है। द कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि 1861 में पब्लिश होती है। और यूटिलिटेरियनिज्म में जो कि 1863 में ये पब्लिश होती है। तो ये जो चार बुक्स हैं इनकी, ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड यूटिलिटेरियनिज्म, ये 4 बुक में इनकी जो है पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो है खाका मिलता है। और मिल की जो पूरा वर्क होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड, इसी में देखने को मिलेगी। और अभी जो हमारा एनालिसिस होगा मिल की पॉलिटिकल फिलॉसफी का, वो इन चारों किताबों पर ही केंद्रित होगा। यानी कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इन चारों किताबों से ही रिलेटेड होगा। ये 4 बुक्स इनसे ही रिलेटेड होगा। तो आगे हम देखते हैं जॉन का, ये इनके क्या कार्य हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में आगे क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे मिल ने बेंथम की उपयोगितावाद में क्या बदलाव किए, और मिल के क्या विचार हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, जो कि उसमें होम प्रिंसिपल दिया है इन्होंने। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, यानी कि स्व संबंधी कार्य, अन्य संबंधी कार्य, इस हार्म प्रिंसिपल के अंतर्गत दिए हैं इन्होंने। इसे हानि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। हम देखेंगे जो मिल ने दिया था ये एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत था। जो हार्म प्रिंसिपल है ये बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत था, इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। और रिप्रेजेंटेटिव सरकार पर मिल के क्या विचार हैं ये भी हम जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि महिला अधिकार पर मिल क्या सोचते हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मिल का उपयोगितावाद पर विचार। मिल का जो है उपयोगितावाद का ये सिद्धांत मूलतः किसका है? जेरमी बेंथम ने दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता जेम्स मिल और जेरमी बेंथम ने मिलकर क्लासिकल यानी शास्त्रीय उपयोगितावाद को सेव किया था। यानी कि ये उपयोगितावाद इन दोनों ने मिलकर के दिया था। शास्त्रीय उपयोगितावाद का मानना है कि व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उनका अल्टीमेट एम यही होता है कि वो प्लेजर को एक्सपीरियंस करे और पेन को अवॉइड करें। बेंथम की दृष्टि में हर वो काम सही है जिससे हम अपने प्लेजर को बढ़ा सकते हैं और पेन को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ तक तो मिल अपने पिता एवं बेंथम के साथ जो है उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि उपयोगितावाद जो बेंथम और उनके पिता द्वारा दिया गया था तो उसको ये एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन मिल जो है, मिल क्या कहते हैं कि मिल ये भी कहते हैं, ये भी मानते हैं कि कोई गतिविधि अगर हम कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है, इसका निर्णय भी हम उसके परिणाम के आधार पर निकालेंगे कि उसका परिणाम सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। तो यहाँ तक तो जो है मिल जो है अपने गुरु बेंथम और पिता जो है जेम्स मिल से एग्री करते हैं। तो आगे जो है वो कहते हैं कि हम गुण को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कहाँ पर आता है, जो बेंथम और मिल के बीच डिफरेंस कहाँ आता है, हम इसको पहले समझते हैं। बेंथम प्लेजर की मात्रा पर फोकस करते हैं परंतु गुण को इग्नोर करते हैं। जैसे कि एक स्वीट खाकर हमें जो खुशी और मिलती है और एक पोएट्री पढ़कर हमें जो खुशी मिलती है, बेंथम के लिए ये दोनों प्लेजर सेम है। गुण के आधार पर अलग हो सकते हैं परंतु मात्रा के आधार पर ये दोनों सेम है। बेंथम कहते हैं मैं क्वालिटी पर फोकस नहीं करता, प्लेजर इज प्लेजर चाहे जहाँ से आए, प्लेजर चाहे जहाँ से आ रहा हो, प्लेजर होना चाहिए बस। लेकिन मिल जो है यहीं पर डिफर कर जाते हैं। मिल कहते हैं नहीं ये गलत है, प्लेजर की मात्रा के साथ साथ गुण के आधार पर भी डिफ्रेंशिएट करना आवश्यक है। मिल का मानना है कि स्वीट खाने से जो हमें प्लेजर एक्सपीरियंस होता है और जो शेक्सपियर की पोएट्री को पढ़कर एक्सपीरियंस सुख का एक्सपीरियंस होता है, इन दोनों प्लेजर में अंतर है। स्वीट वाले प्लेजर को मिल कहेंगे कि ये लोअर कैटेगरी का प्लेजर है और जो पोएट्री से प्राप्त प्लेजर है उसको ये हायर कैटेगरी में रखते हैं। और यहीं पर मिल डिफर हो जाते हैं बेंथम से और फिर उपयोगितावाद में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मिल कहते हैं प्लेजर गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो क्वालिटी है, मिल जो है क्वालिटी पर फोकस करते हैं। जैसा कि मैंने बेंथम की फिलॉसफी में डिस्कस किया था कि बेंथम कहते हैं कि पुष्पिन का खेल और कविता पाठ दोनों बराबर हैं। लेकिन मिल क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि पोएट्री इज़ बेटर देन पुष्पिन, यानी कि जो कविता पाठ है वो पुष्पिन के खेल से अच्छा है, ज़्यादा उच्च कोटि का प्लेजर हम एक्सपीरियंस करते हैं कविता पाठ से। मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट स्वर से अच्छा है कि हम असंतुष्ट मनुष्य बन जाएं, और एक संतुष्ट मूर्ख बनने से अच्छा है कि हम असंतुष्ट सोक्रेटिस बन जाएं, यानी कि असंतुष्ट सुकरात बन जाएं। जाहिर सी बात है, यदि सेटिस्फैक्शन हमारे पास होगी तो हम प्लेजर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हम ज़्यादा प्लेजर एक्सपीरियंस करेंगे, और डिससेटिस्फैक्शन से हमारा प्लेजर कम हो सकता है, हमें दर्द भी हो सकता है, इसमें हमें दर्द भी फील हो सकता है। परंतु यदि हमारे पास ऑप्शन है कि एक सेटिस्फाइड पिग बनने की या एक डिससेटिस्फाइड मनुष्य बनने की, तो हम क्या चुनेंगे? हम एक मनुष्य बनना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, हम सेटिस्फाइड सुअर से ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए कि हम डिससेटिस्फाइड मनुष्य बन जाएं। भले ही एक संतुष्ट पिग जो है खुश है, लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट मनुष्य बनना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्लेजर का क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। यानी कि हमारे लिए जो सुख की है उसका गुण मैटर करता है, गुण क्या है उसका वो मैटर करता है, मात्रा नहीं मैटर करती है। इसी तरह यदि हमें ऑप्शन मिले कि हम सुकरात की तरह विद्वान बने लेकिन असंतुष्ट रहें, या एक मूर्ख बने जो पूरी तरह संतुष्ट है, तो हम एक सोक्रेटिस बनना पसंद करेंगे, यानी कि हम एक विद्वान व्यक्ति बनना पसंद करेंगे। तो इस बात से पता चलता है कि मनुष्य गुण के आधार पर भी प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है। और जॉन स्टुअर्ट मिल प्लेजर की जो हायरार्की को उपयोगितावाद के अंदर लाते हैं। इनके अनुसार लोअर प्लेजर होता है, हायर प्लेजर होता है, सुपीरियर प्लेजर भी होता है और इन्फीरियर प्लेजर भी होता है। किसके अनुसार? मिल के अनुसार। और यही इम्पोर्टेंट जो है बदलाव है जो मिल उपयोगितावाद के अंतर्गत करते हैं। आगे हम देखेंगे मिल के स्वतंत्रता पर विचार।
मिल के विचार स्वतंत्रता पर क्या है वो हम देखेंगे। इसके बाद जो है मिल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। अगर हम मिल के विचारों की बात करते हैं कि स्वतंत्रता पर मिल के क्या विचार हैं, तो मिल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। मिल को क्लासिकल उदारवाद का फाउंडर भी माना जाता है। मिल स्वतंत्रता को सपोर्ट में कहते हैं, स्वतंत्रता के सपोर्ट में कहते हैं कि समाज किन परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं मिल सोसाइटी से कि समाज किन परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मिल एक सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं, और वह सिद्धांत क्या है? हार्म प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को क्या बोला इन्होंने? हार्म प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के इसमें मिल कहते हैं समाज या सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब किसी व्यक्ति की गतिविधि से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ह्यूमन एक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन यानी कि स्वसंबंधी कार्य, और अदर रिगार्डिंग एक्शन यानी कि पर संबंधी कार्य। तो मिल ने जो है ये हार्म प्रिंसिपल के अंतर्गत जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि मनुष्य है, इसके कार्यों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, हिंदी में इसको स्वसंबंधी कार्य कहेंगे, और अदर रिगार्डिंग एक्शन आप इसको अन्य संबंधी कार्य कह सकते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ऐसे कार्यों से संबंधित है जिनका संबंध सिर्फ और सिर्फ स्वयं से होता है, सिर्फ डूअर पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो वो काम कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, सिर्फ उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है। जबकि अदर रिगार्डिंग एक्शन का प्रभाव उस व्यक्ति के साथ साथ उस कार्य करने वाले जो व्यक्ति है उसके अलावा समाज के दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर में कमरे में अंदर बैठकर शराब पी रहा है, तो उस मदिरापान का प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति पर पड़ रहा है। सिर्फ वो मदिरापान जो व्यक्ति वो कर रहा है उसका प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति पर ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर शराब पीना सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, और सरकार उस व्यक्ति को शराब पीने से रोक नहीं सकती है। उसे वार्निंग सिर्फ क्या कर सकती है? वार्निंग दे सकती है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। बोतल पर लिख सकती है सरकार कि उसके नुकसान के बारे में, कि जो शराब के पीने से क्या क्या नुकसान है वो बोतल पे मेंशन कर सकती है। लेकिन डायरेक्टली जाकर सरकार या समाज उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये उसका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। ऐसा ये मिल का मानना है कि जो मनुष्य के स्वसंबंधी कार्य हैं तो उसमें जो है सरकार या राज्य या जो भी अथॉरिटी है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, समाज हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति शराब पीकर ड्राइव करने लगता है तो यहाँ पर उसका ड्रिंक करके ड्राइव करने का एक्शन यानी कि शराब पीकर कार चलाने का एक्शन सिर्फ रिगार्डिंग नहीं रहा, अब ये अदर रिगार्डिंग बन गया है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव से एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के लिए खतरा हो सकता है। तो सरकार यहाँ पर उस व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ड्रिंक एंड ड्राइव की स्थिति में उसे सजा हो सकती है। यहाँ पर हार्म प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। यदि मेरे कार्य से हार्म पहुँचता है तो सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जिस कार्य का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर पड़ता है सरकार उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, यानी कि सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो हार्म प्रिंसिपल दिया उसमें सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन के बारे में इन्होंने बताया है। जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है वो सिर्फ हमसे डूअर करने वाले के ऊपर उसका प्रभाव होता है और उसमें कोई सरकार समाज हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जबकि जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है उसका असर दूसरों पर भी, उस कार्य का प्रभाव जो है दूसरों व्यक्ति जो होते हैं समाज के दूसरे व्यक्ति उन पर भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, यानी कि हस्तक्षेप कर सकती है, व्यक्ति को वो कार्य करने से मना कर सकती है। अब हम देखेंगे जो मिल का है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार देखेंगे। मिल के स्वतंत्रता पर विचार।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार होना चाहिए यहाँ पर, तो हम वो देखेंगे। मिल विचारों की स्वतंत्रता को काफ़ी महत्व दिया है मिल ने, और मिल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता विचारों की अभिव्यक्ति है। मिल का उद्देश्य था कि व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का विकास कर सके, और व्यक्तिगत विकास से मिल का तात्पर्य है कि व्यक्ति की तार्किक क्षमता में विकास होना, उसके सोचने समझने की क्षमता में विकास होना, ये व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व के विकास से मिल का ये तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पर मिल क्या कहते हैं। मिल कहते हैं कि यदि कोई भी सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता है, मिल का कहना है कि कोई भी सत्य जो है, कोई भी ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं होता है। यदि मैं किसी की बात को सच मान रहा हूँ तो मेरा उस बात को सच मानना पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो मैं अपनी बात को और अधिक परिष्कृत और अधिक रिफाइन कैसे कर सकता हूँ। मेरी जो सोच है, मेरे जो विचार हैं, यदि मैं उन्हें और अधिक मैच्योर और अधिक रिफाइन कर पाऊँगा तो मैं अपने आप को और अधिक डेवलप कर पाऊँगा। यह तब संभव होगा जब मैं अपने विचारों को खुलकर रख पाऊँ, उनको डिस्कस कर पाऊँ। जब मैं अपने विचारों को रखूँगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। मिल कहते हैं कि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वे अपने आप को व्यक्त कर सकें। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब क्या होगा कि वो अपने आप को समझ पाएंगे कि वो कितना सही और कितना गलत है। इस तरह से लोगों का रेशनल यानी कि तार्किक डेवलपमेंट हो पाएगा। आगे मिल कहते हैं कि समाज में बहुसंख्यक वर्ग होता है और अल्पसंख्यक वर्ग भी होता है। तो जो समाज में अल्पसंख्यक होता है, जो माइनॉरिटी होती है समाज की, उसके विचारों को कभी दबाना नहीं चाहिए, उसके विचारों को कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। मान लो हम 100 लोग हैं और कोई डिसीज़न ले रहे हैं, 80 लोग एक मत में हैं और 20 लोग हैं वो दूसरा मत रखते हैं। तो जो माइनॉरिटी है उसके मत को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनके ओपिनियन को भी सुनना हमारे लिए ज़रूरी है, भले ही उनका ओपिनियन सही हो या गलत हो। यदि जो 20 लोग हैं उनका ओपिनियन सही हुआ तो हम 80 लोग गलती करने से बच जाएंगे, और यदि वो 20 लोग गलत भी हैं तो डिसीज़न और अधिक सर्वसम्मति से लिया जाएगा, उनका डिसीज़न और अधिक एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जो 80 लोगों का डिसीज़न है वो और अधिक एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो मिल कहते हैं कि माइनॉरिटी के ओपिनियन को कभी सप्रेस नहीं करना है, उन्हें उनके विचारों को रखने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो ओपिनियन गलत हो या सही। मिल विचारों की अभिव्यक्ति को बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति अपनी सोच, अपनी अवधारणा को विकसित कर सकता है, अपनी रेशनल कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। कब बढ़ा सकता है? जब वो डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके और फ्रीली अपनी बातों को कह सके। तो ये था जॉन स्टुअर्ट मिल का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर उनके विचार। आगे हम देखेंगे मिल जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र पर मिल के विचार आगे हम देखेंगे। अब हम देखते हैं जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या कहना था। देखिए, जितने भी सरकार के प्रकार हैं, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनमें मिल कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है सबसे अच्छी है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंतर्गत लोगों को मौका मिलता है कि वे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें, और जब लोग पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं तो क्या करेंगे? वो डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अपने ओपिनियन को रखेंगे। और जब लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है? उनका मोरल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो डेवलप होता है, नैतिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। मिल ऐसा मानते हैं कि उनका जो है जब वो डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं तो उनका
जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है। इसलिए मिल कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये बेस्ट है। लेकिन मिल यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी बताते हैं। वे कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ट है, लेकिन वैसे ही समाज के लिए ये बेस्ट है, अच्छी है, जहाँ के लोग एजुकेटेड हों, रेशनल हों, नोबल हों और वर्चुअस हों, यानी कि जिनमें तार्किक, जो पढ़े लिखे हों, तार्किक क्षमता जिसमें हो, और जो सद्गुण हो जिसके अंदर, ये जहाँ के लोग, ऐसे समाज में जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ट है। लेकिन जहाँ के लोग अनपढ़ हों, अतार्किक हों, वैसे समाज के लिए डेमोक्रेसी अच्छी सरकार नहीं है। मिल ऐसा कहते हैं। मिल यहाँ पर एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि प्लूरल वोटिंग यानी कि बहुल मतदान की सुविधा होनी चाहिए। दैट मीन्स जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके जैसे कि फिलोसफर हुए, ये सब, उनके वोट एक नॉर्मल ग्रेजुएट की तुलना में अधिक होने चाहिए। मतलब जो लोग ज्ञानी हैं उनके वोट अधिक होने चाहिए। मिल ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी हर समाज के लिए उचित नहीं है, खासकर जो नॉन यूरोपियन सोसाइटी हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी सही नहीं है, क्योंकि नॉन यूरोपियन सोसाइटी में वो यहाँ पर एम्फेसिस करना चाहते हैं एशियन सोसाइटी को। जो नॉन यूरोपियन सोसाइटी है वो इन सोसाइटी के अंदर क्या कहते हैं कि इसे जो एशियन सोसाइटी है उसको जो है बताना चाह रहे हैं, उसको इंडिकेट कर रहे हैं। जो एशियन सोसाइटी हुई, अफ्रीकन सोसाइटी हुई, लैटिन अमेरिकन सोसाइटी हुई, इन सब सोसाइटी को वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सब जो है नॉन यूरोपियन सोसाइटी में डेमोक्रेसी की सरकार जो है अच्छी नहीं है। तो एक तरह से मिल जो है वो डिस्पोटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं समाज के लिए जहाँ पर लोग अनएजुकेटेड हैं और इरेशनल हैं, तो वहाँ पर वो तानाशाही को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अतार्किक हैं, तो वहाँ के लिए। और यहाँ पर वो बात करते हैं इंडिया जैसी कंट्री की, अपनी ब्रिटिश कॉलोनी की बात करते हैं कि कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, जो नेटिव पीपल हैं, वो अपने आप को गवर्न करने के लिए कैपेबल नहीं है, वो सक्षम ही नहीं है। बता रहे हैं, मिल बता रहे हैं कि जो इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी है, वहाँ के लोग क्या हैं कि कैपेबल ही नहीं है कि वो अपने आप को गवर्न कर सके। और इसलिए जो ब्रिटिश पीपल हैं, जो यूरोपियन पीपल हैं, वो जाकर वैसी जगहों पर शासन करें और उन लोगों को कैपेबल बनाएं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है डेवलपमेंट करें, यानी कि बौद्धिक क्षमता का उनकी विकास करें, ताकि उनके साथ रहकर, जो यूरोपियन पीपल हैं उनके साथ रहकर वे खुद अपने ऊपर शासन कर सकें, यानी कि शासन करने की कला सीख सकें या उनसे वो सारी बातें सीख सकें। तो एक प्रकार से मिल ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मिल कहते हैं कि कॉलोनी बनाने का हमारा बस इतना ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम वहाँ के लोगों को तार्किक बना सकें और बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकें। मिल का ये मानना है कि कॉलोनी बना करके सिर्फ इतना ही हमारा होना चाहिए जो है उद्देश्य, कि हम वहाँ के लोगों को तार्किक बना सकें, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकें, ताकि वे अपने आप को फाइनली गवर्न कर पाएँ, यानी कि फाइनली वो अपने आप को गवर्न करने की कला सीख पाएँ, कैपेबिलिटी उनमें ये आ जाए कि वो अपने आप को गवर्न कर सकें। तो ये था मिल का विचार रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर। अब हम देखते हैं मिल का महिलाओं पर, महिलाओं के जो अधिकार थे उन पर मिल के क्या विचार थे। तो मिल की एक पुस्तक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और इस किताब में मिल ने अपनी पत्नी हैरियट टेलर के साथ जो है इस किताब को अपनी पत्नी हैरियट टेलर के साथ मिलकर लिखा था इन्होंने। मिल एक फेमिनिस्ट थे, वो महिलाओं के अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि मिल जिस पीरियड से बिलोंग कर रहे थे वो 19th सेंचुरी यूरोप का टाइम
जो था 19वीं सेंचुरी का टाइम था, उस वक्त महिलाओं को समाज में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। मताधिकार उनके पास नहीं था, समान संपत्ति का अधिकार उनके पास नहीं था, और यदि एक महिला अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहे तो ये भी पॉसिबल नहीं था उस महिला के लिए। और मिल इन सारे अधिकारों की मांग करते हैं। मिल ब्रिटिश सांसद के रूप में 4 वर्षों तक नियुक्त हुए थे, और उस समय मिल ने महिला अधिकार को काफ़ी सपोर्ट किया था, मताधिकार की मांग करी थी, इक्वल प्रॉपर्टी राइट है वो आदि मुद्दों को उठाया था, और इन सब महिलाओं के लिए इन अधिकारों की मांग की थी। मिल का मानना था कि विमेन और मेन के बीच एबिलिटी के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि वो मेन और विमेन को क्षमता के दृष्टिकोण से बराबर मानते थे। इसलिए वो कहते हैं कि इनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा मिल का मानना है। और मिल की जो सोच है महिला से संबंधित, और जो मिल ने अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में लिखा है, ये विचार आज भी फेमिनिस्ट के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। जो इन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक में लिखा है अपने विचार महिला के अधिकारों के प्रति, और महिला के जो इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स और डाइवर्स का राइट्स, जो भी उन्होंने बातें लिखी हैं, ये आज भी फेमिनिस्ट के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। आज भी मिल को एक फेमिनिस्ट थिंकर माना जाता है, और फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है, ये जो फेमिनिज्म की विचारधारा है, इस विचारधारा में मिल और उनका जो वर्क है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उसे एक लैंडमार्क समझा जाता है। तो ये था जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार महिलाओं के अधिकार पर। तो अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको हमने यहाँ पर अलग से मेंशन किया है। तो मिल क्या कहते हैं? मिल जो हम प्रिंसिपल के अंतर्गत 2 प्रकार के कार्य बताते हैं, और कहते हैं कि स्वसंबंधी कार्य एवं अनुसंबंधी कार्य। स्वसंबंधी कार्य खुद से उनका क्या होता, प्रभाव सिर्फ उस करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, और इसमें सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ऐसा मिल का मानना है। जबकि अनुसंबंधी कार्य है, उनका प्रभाव जो है समाज के दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है, और सरकार इन कार्यों को रोक सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है इन कार्यों में। और इन्होंने क्या है, असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया है। ये कहते हैं कि सभी को जो बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए, चाहे वो अगर मूर्ख भी है तब भी उसको बोलने का उतना ही अधिकार है जितना कि समाज के और लोगों को है। तो ये विचारों की अभिव्यक्ति का बहुत प्रबल समर्थक हैं जो हमारे मिल महोदय हैं। मिल ने शिक्षितों को मताधिकार दिया है, और शिक्षित उन्हें माना है जो पढ़ना, लिखना और गिनना जानते हों। यानी कि ये तीनों चीज़ें रहेंगी, पढ़ना, लिखना एवं गिनना जो जानते हों उन्हीं को शिक्षित माना है। और लोकतंत्र को गुणात्मक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। लोकतंत्र को यानी कि इन्होंने गुणात्मक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। मिल ने खुले मतदान का जो है समर्थन किया है, जबकि बेंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया था। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किया था। किसने? मिल ने। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिल ने जो है प्रतिपादन किया था। और राज्य, ये मिल मानते हैं कि राज्य मानव इच्छा का परिणाम है, यह इच्छा गुण का प्रतीक है, मात्रा का नहीं। और मिल को अंतिम उपयोगितावादी एवं प्रथम व्यक्तिवादी कहा जाता है। ये स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया है इन्होंने, जबकि बेंथम ने सुरक्षा को महत्व दिया था। और ये आंतरिक सुख पर बल देते हैं, जबकि बेंथम ने बाह्य सुख पर बल दिया था। मिल ने स्वतंत्रता को साध्य एवं अन्य वस्तुओं को साधन माना है। मिल ने स्वतंत्रता को साध्य माना है क्योंकि ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। मिल का उपयोगितावाद भौतिकवादी होने के साथ साथ नैतिक भी है, क्योंकि उस उपयोगितावाद में जो बेंथम का भौतिकवादी उपयोगितावाद था उसमें इन्होंने
नैतिकता का समावेश करके उसका संशोधन किया और नैतिक उपयोगितावाद के जनक कहलाए। 1865 में मिल उदारवादी दल की तरफ से सांसद चुने गए ये, और बेंथम के उपयोगितावाद में नैतिकता का समावेश किया और नैतिक उपयोगितावाद के जनक बन गए। मिल जो है बेंथम के उपयोगितावाद में नैतिकता का समावेश किया और नैतिक उपयोगितावाद के जनक बन गए मिल महोदय। कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। जो लॉर्ड पामस्टोन थे ये प्रधानमंत्री थे वहाँ पर, और तो जिस समय ये मिल वहाँ के सांसद थे तो बोलना शुरू करते तो रुकते ही नहीं थे। तो उन्होंने कमेंट करते हुए कहा था कि पार्लियामेंट में जब मिल भाषण देना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ, यानी कि वो चुप ही नहीं होते थे। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये उनके ऊपर कमेंट किया था। वेपर कहते हैं मिल ने बेंथम की उपयोगितावाद को आलोचना से बचाने के लिए पूरी उपयोगितावाद को एक किनारे फेंक दिया। ये वेपर का कहना है कि उपयोगितावाद को आलोचना से बचाने के लिए पूरी उपयोगितावाद को एक किनारे फेंक दिया। आगे मैक्सी कहते हैं बेंथम की उपयोगितावाद भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को और संतों के समाज में साधुता को बढ़ावा देता है। वहीं मिल का उपयोगितावाद समाज चाहे जैसा हो उसका आधार साधुता ही होती है। ये मैक्सी महोदय बोल रहे हैं। आगे मिल कहते हैं मैं वह पीटर हूँ जो अपने ही गुरु की बातों को अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो उपयोगितावाद की मात्रा पे फोकस किया था बेंथम ने, उसको नकार कर इन्होंने गुण पर फोकस किया था। तो उसी पर कहते हैं मैं वह पीटर हूँ जो अपने ही गुरुओं की बातों को नकारता हूँ। आगे मिल कहते हैं व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर संप्रभु है। तो ये मिल का फेमस कथन है। शरीर का मतलब है कार्य करने की स्वतंत्रता और मस्तिष्क पर संप्रभु का मतलब है कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये इसका यहाँ पर ये एक डीप मीनिंग निकल रहा है कि शरीर पर संप्रभु का मतलब है कि कार्य संबंधी स्वतंत्रता और मस्तिष्क पर संप्रभु का मतलब है कि विचारों की अभिव्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता। आगे मिल कहते हैं मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए, क्योंकि मिल जो है गुणात्मक मतदान के पक्षधर थे, यानी कि ये मानते थे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसके वोट जो है उतने ही ज़्यादा हो, ऐसा ये मानते थे। और ये कहते थे मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। आगे मिल कहते हैं यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है तो जनता के हाथ में सदाबहार का डंडा देना चाहिए, जिससे शक्ति के अंधे एवं कुर्सी के दीवाने इन राजनीतिज्ञों की जनता खबर ले सके। ये मिल महोदय कहते हैं। आगे वेपर कहते हैं मिल का लोकतंत्र संबंधी विचार दमाघोटू के प्रभाव से प्रभावित है। ये वेपर कहते हैं मिल की जो है दर्शन की आलोचना करते हुए। वेपर ने मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी विचारक कहा है। वेपर ने क्या कहा है? मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी विचारक कहा है। तो आज हमने अपना ये जो मिल का दार्शनिक विचार थे, इनके मिल की फिलॉसफी, ये हमने समझी और उम्मीद है कि आपको ये फिलॉसफी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं एक और फिलॉसफर के साथ। धन्यवाद।